अब चला है। तो आज का अपना टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन, मतलब अपनी जो डेली लाइफ है उसमें कौन कौन से केमिकल अपन यूज करते हैं, कौन कौन से रसायन आते हैं, उनका महत्व क्या है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके अलावा उनके सूत्र क्या है। देखो इस चैप्टर में कुछ सूत्र होंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि याद नहीं करोगे तो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं और एक एक चैप्टर 4-4 5-5 नंबर का है, तो आपके 20 नंबर डायरेक्ट चले जाएंगे। ठीक है, और ऐसा कोई टिपिकल भी नहीं है कि याद नहीं होंगे। एक चैप्टर है उसमें जैसे फर्स्ट चैप्टर के जो आप याद करोगे सूत्र वो सेकंड में काम आ जाएंगे, सेकंड वाले थर्ड में, तो किसी को छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, जैसे एक चैप्टर छोड़ दिया, आपको कोशिश पूरी करनी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं दैनिक जीवन में रसायन, कौन कौन से रसायनों का दैनिक जीवन में उपयोग होता है और कैसे क्या प्राप्त होते हैं, बनते हैं। सबसे पहले है अम्ल। बचपन से सुनते हैं अम्ल, अम्ल खूब नाम सुना है अम्ल का। ठीक है, अम्ल का नाम सुना होगा, क्षार का सुना होगा, लवण का सुना होगा। अब सबसे पहले देखते हैं अम्ल के गुण देखते हैं। ठीक है, तो आपको अम्ल के गुणों में दिखेंगे स्वाद में खट्टे होते हैं। ये अम्ल की परिभाषा नहीं, देखो हाँ एक चीज और, आपके इस वाले लेसन में अम्ल की 3-4 परिभाषाएं हैं, पर वहाँ क्या होगा वैज्ञानिक भी है उसी हिसाब से। आर्हेनियस जैसे एक वैज्ञानिक है उसने ये परिभाषा दी, दूसरा है ब्रोंस्टेड लोरी उसने ये परिभाषा दी। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा किसने कौन सी परिभाषा दी, जो पूछेगा वही लिखोगे, उसकी उसमें नहीं लिखोगे, वरना नंबर वैसे ही आएंगे आपके। समझ रहे हो, जो परिभाषा पूछ रहा है और जिस वैज्ञानिक की पूछ रहा है उसी की लिखनी है, अपने हिसाब से नहीं लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे पहला वो है, ये इनके गुण भी कह सकते हो, गुण भी कह सकते हो इनके। अगर कोई भी पदार्थ स्वाद में खट्टा है तो वो क्या होगा, अम्ल। जैसे नींबू खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है, अमरूद में भी हल्का सा खट्टापन होता है, केरी में खट्टापन होता है, तो उनमें कोई ना कोई अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है वो अपन अभी डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो पहला लक्षण देखा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पिछली बार 2-3 बार आया था वो। ठीक है, जैसे फाइनल एग्जाम में भी आया था, अर्धवार्षिक में भी आया था, और अर्धवार्षिक में 2 जगह पूछा गया था। वही क्वेश्चन बता देती हूँ, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। लाल चींटी के डंक में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, डंक में कौन सा अम्ल होता है। ये क्वेश्चन आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो अभी जो 11th वाले हैं उनसे पूछना, कौन सा अम्ल होता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया था। तो इसका उत्तर होता है फार्मिक अम्ल। जो चींटी होती है कभी काट देती है तो आपके जलन होती है थोड़ी देर के लिए। हाँ, लाल चींटी बोल रहा है। ठीक है, तो जलन होती है। एक ये ब्लैक वाली काटती है तो जलन नहीं होती, वहां से ऐसे जैसे जैसे वो चिपकी रहती है तो ऐसे लगता है कि वहाँ कुछ चुभोया है। और जो लाल चींटी काटती है या फिर आपके बर होती है जिसको टाटिया बोलते हो आप लोग, वो काट देता है, मधुमक्खी काट देती है तो जलन होती है। क्यों? क्योंकि उनके डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। एसिड यानी अम्ल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आता ही आता है। अर्धवार्षिक में नहीं आएगा तो वार्षिक में आएगा, आएगा जरूर, ये गारंटी है। ठीक है, अगला है सिरका। आप लोग चाउमीन खाने जाते हो, ठीक है, एक वो वाइट सी बोतल निकालता है, उसमें से पानी निकालता वाइट और वो डाल देता है उसपे, वो खट्टा खट्टा लगती है। फिर आपकी चाउमीन बनाने के बाद जैसे जैसे वो चाउमीन को फ्राई कर रहा है, उसमें जो भी सामान डाल रहे हैं, सब्जियां वो डाल रहा है, और बीच में कभी वाइट बोतल से छिड़कता है, कभी लाल बोतल से। तो जो वाइट बोतल होती है उसमें क्या होता है, सिरका। सिरका एप्पल से भी बनाया जाता है, बनाना से, अलग अलग से सिरका बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका जवाब होगा एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है आपका, एसिटिक
अम्ल होता है इमली, इमली भी खट्टी होती है आपकी। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। संतरा, नींबू, संतरा है आपका, नींबू भी लिख सकते हो आप, मौसमी भी लिख सकते हो, तीनों पूछ सकता है। इनमें कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको इनके उदाहरण भी ध्यान रखने हैं। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। अभी कल सचिन मिला था, वो बोल रहा था मेरा एक गलत हो गया, उसके नंबर आए थे 99। अब वो एक गलती से देखो कितना दुख हो रहा है कि एक सही कर देता तो 100 में से 100 आता। जिनको 100 आए उनको खुशी है, और जिसके 99 आए उसको दुख है कि थोड़ा सा ध्यान दे लेता तो शायद ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो आप लोग ऐसी गलती करो ही मत। मैं तो चाहती हूँ पूरी क्लास के 100 में से 100 आए। मैं क्यों चाहूँ किसी का 99 ही आए, मैं तो चाहूँ 100 में से 100। कब आएंगे? जब छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे। उसका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था? अपमार्जक, जंतु अपमार्जक के उदाहरण लिखो। कल परसों पढ़ा था अपने, कौन से जंतु है जो अपमार्जक का काम करते हैं? कल परसों पढ़ा था। कवक, फंजाई जिसको बोलते हैं, और कॉकरोच। वो अपघटक वो होते हैं, सॉरी अपमार्जक वो होते हैं जो धुलाई कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, मैंने बताया था। तो कौन कौन थे इसमें? एक तो फंजाई थी, कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कॉकरोच भी लिख सकते हो। ये उसका गलत हुआ था इसलिए वो यहाँ अटक गया। ठीक है, अब और अच्छा क्वेश्चन, जो जठर रस होता है आपके बन जाती है कई बार पेट में गैस, एसिडिटी। सबने सुनी होगी जब खट्टी डकारें आती है एसिडिटी बन जाती है, तब आती है खट्टी डकारें। क्यों? क्योंकि जो अपना जठर रस होता है, जठर रस, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करने वाला क्वेश्चन है। जठर रस, जठर रस वो होता है जो अपना सेकंड चैप्टर चला था उसमें पढ़ाया भी था मैंने, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो जठर रस कहाँ पाया जाता है? पेट में। ये भोजन के पाचन में सहायक होता है, और इसमें होता है HCl। इसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये कहाँ होगा आपका? जठर रस में, और ये भी क्या है आपका? अम्ल है। पहला कैरेक्टर देखा, स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर कुछ उदाहरण देके, उदाहरणों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा लक्षण होता है नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये भी इनके गुण हैं। नीले लिटमस को, लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये इनकी पहचान है, लाल कर देते। जैसे आप बड़ी क्लासों में अम्ल की पहचान का प्रैक्टिकल करोगे, लिटमस पेपर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है, जो एक पादप है लीचेन, एक पादप होता है लीचेन, जो ब्रायोफाइटा का पादप होता है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लिटमस पेपर में ऐसा होता है, जैसे छोटा सा लिटमस पेपर है, ये ऐसा सा होगा, आधा भाग तो नीला होगा और आधा भाग क्या होगा? लाल होगा। ये लाल नीला क्या है? सूचक है, पहचान करने वाले। तो जो नीला लिटमस होगा, ये सपोज ये नीले वाला भाग है, आप इसको अम्ल में डुबोगे तो इसको कैसा कर देगा? लाल कर देगा। तो ये भी क्या है? अम्लों के गुण है। तो अपन ने बाहर में देखो भाई, अम्लों के गुण है, अपन ने 2-4 चीजें देखी है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और कुछ उदाहरण। तो ये है आपके अम्लों का बेस। अब चलते हैं क्षार क्या होते हैं, अगला देखते हैं क्षार क्या होते हैं। इसको ढंग से ध्यान से पढ़ना, कम से कम 3 बार पढ़ना, जिससे क्या हो जाएगा? आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्षार।
ये स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे, स्वाद में कड़वे होते हैं। कई बार गलती से मुंह में साबुन चला जाता है तो मुंह कैसा हो जाता है? कड़ा हो जाता है, क्योंकि साबुन में क्या होता है? आपका क्षार होता है। ये क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा चिकने होते हैं। क्या होंगे आपके? चिकने। साबुन को छू के देखना, चिकना लगता है, चिकने होते हैं। क्या होंगे आपके? चिकने। साबुन को छू के देखते हो, बिल्कुल चिकना चिकना लगता है। ये अम्ल से अपोजिट काम करेंगे। अम्ल क्या कर रहा था? नीले को लाल कर रहा था। ये लाल लिटमस को क्या कर देंगे? नीला। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये पहचानने के लक्षण है। आप इससे पहचान सकते हो कि हाँ ये अम्ल है। इसने क्या किया? लाल लिटमस को नीला कर दिया। स्वाद में कड़वे हैं, चिकने होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये क्या है? क्षार के गुण है। तो ये भी पूछ सकता है क्षार के 2 गुण लिखो, 3 गुण लिखो, अम्ल के लिखो, तो ये लिखने हैं। ये परिभाषा नहीं है, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से क्षार होते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका नाम और सूत्र दोनों याद होने चाहिए, ये काम आएंगे बार बार में। सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन ने 9th क्लास में सूत्र बनाना सीखे थे ना। एक तरफ सोडियम ले लिया, एक तरफ हाइड्रोक्साइड ले लिया, ऊपर इसकी संयोजकता लिख दी, ऊपर इसकी संयोजकता, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा था ना वज्र गुणा। तो इसकी संयोजकता इस पे चली जाएगी और इसकी संयोजकता इस पे चली जाएगी। दोनों कैसे हो गई? एक एक है, इसलिए ये सूत्र क्या बन गया? NaOH। 9th में किया था ये, अब याद नहीं रखा, वो गलती है। तो एक उदाहरण हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा देखते हैं KOH। ये क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्षार का ही उदाहरण है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और देख लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये कैसे बना, थोड़ा पीछे चलते हैं। एल्यूमिनियम लिख लिया, एक तरफ हाइड्रोक्साइड लिख लिया, इसकी संयोजकता होती है 1 और इसकी कितनी है? प्लस की 3। अब वही वज्र गुणा होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपकी? एक का कोई मतलब नहीं होता। अब OH को ऐसे लिखते तो अजीब सा लगता, इसलिए इसको व्यवस्थित लिखने के लिए ऐसे करते हैं। ये सब 9th में पढ़े हुए हो। अब देखो 9th का भी 10th में काम आ रहा है। जो नहीं पढ़ा ईमानदारी से वो दुख पाएगा। तो अपन ने क्षार के उदाहरण देके स्वाद में कड़वे होते हैं, चिकने होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और ये क्या आपके उदाहरण, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। एक शब्द बोल रही हूं मैं, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका लवण। देखो अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? लवण और जल। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। अब एक अम्ल ले लेते हैं, सिंपल सा अम्ल ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ बनता है? जठर रस में, पेट में। एक क्षार ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, NaOH।
ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। अब क्या होंगे, प्लस प्लस नहीं जुड़ सकते, प्लस के साथ माइनस जुड़ता है, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस ये बन गया आपका NaCl बन गया। क्या बचा H और H और O, और ये क्या बन गया H2, ये होता ना जल का सूत्र। और ये क्या है लवण, कौन सा सोडियम क्लोराइड क्या होता है साधारण नमक, जो अपन खाने में काम में लेते हैं, साधारण नमक। तो मैंने कहा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अरे यार कंसड़ आया बड़ा सा, चप्पल है क्या, मारो मारो मारो, ऐसे नहीं मरेगा बेटा, ऐसे नहीं मरेगा, दबा रहेगा। अभी तो देखना वो आ जाएगा, चप्पल से पीटो। हाँ मर गया, हो गया और चप्पल को उल्टा कर, मर गया मर गया है, मर गया। इस मौसम में नहीं करते, हमारे मौसम में करते, ठीक है। अभी उमस हो रही है ना, उमस। तो अम्ल व क्षार, बातें मत करो, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। तो ये परिभाषा पूछी जाती है आपसे, ये शायद 9th में भी था। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया कर, आपस में क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो ये पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए, तो ये परिभाषा लिखोगे और ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे, जरूरी नहीं ये लिखो, और भी लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवा देना, जैसे H2SO4 की और NaOH की करवा दो। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और NaOH की करवा दो, तो क्या बन जाएगा NaSO4 और क्या बन जाएगा आपका जल। अब यहाँ एक ज़्यादा है तो समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो दो शब्द आते हैं तनु और सांद्र, दो शब्द आएंगे आपके इस चैप्टर के अंदर, तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है। तनु, तनु का मतलब ये है कि अम्ल में जल की मात्रा उपस्थित है। यदि अम्ल है आपके पास, अम्ल में जल की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा अधिक हो, जैसे मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने 5 ml जल ले लिया, ठीक है, सॉरी 5 ml क्या ले लिया, अम्ल ले लिया, एसिड ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूं, इसमें 10 ml जल डाल दूं, 10 ml जल डाल दिया, तो अम्ल क्या है कम है और जल क्या है आपका ज्यादा है, तो इस स्थिति को तनु अवस्था कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे, तनु अवस्था, मतलब अम्ल से जल की मात्रा क्या आपकी ज्यादा है। अब दूसरा शब्द उपयोग होगा सांद्र, दूसरा शब्द उपयोग होगा आपका सांद्र। अब इस स्थिति में क्या होगा आपका, जैसे अब अपन ने एक कंटेनर लिया है, इसमें अपन ने अम्ल तो ले लिया 10 ml और इसमें जल की मात्रा ले ली अपन ने 2 ml, ठीक है।
तो ये स्थिति क्या हो जाएगी आपकी सांद्र, और भी कम हो सकता है, ना के बराबर भी हो सकता है। तो ये दोनों शब्द बार बार उपयोग होंगे इस चैप्टर में, सांद्र और तनु। बाहर मत देखो भाई, सांद्र और तनु। तो आप दोनों को आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सांद्र क्या होता है, तनु क्या होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डायरेक्ट परिभाषा नहीं पूछेगा वो, सांद्र किसे कहते हैं, तनु, कंसंट्रेट और डाइल्यूट बोलते हैं इनको, ये पूछेगा नहीं, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल क्या होंगे, दुर्बल अम्ल क्या होंगे, उदाहरण भी पूछता हूँ, एग्जामिनर उदाहरण भी पूछता है, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, देखो अभी अपन ने देखी थी उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभी देखी थी उदासीनीकरण, ठीक है। उदासीनीकरण में क्या था, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बना देंगे। तो अब जो लवण और जल है, ना तो उनमें अम्ल के लक्षण है ना ही क्षार के हैं। लवण के अलग लक्षण होते हैं, जल के अलग लक्षण होंगे, अम्ल के अलग लक्षण होंगे, क्षार के अलग। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का तात्पर्य है अम्ल और क्षार अपने लक्षण खो देते हैं, अपने गुण खो देते हैं। उदासीनीकरण में क्या होगा, अम्ल में अम्ल के लक्षण नहीं रहेंगे, क्षार में क्षार के लक्षण नहीं रहेंगे। अब क्या बना लेंगे वो, जल और लवण, ठीक है। तो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, देखो दो शब्द हैं, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो जो लवण बनेंगे, यहां से ऐसे पूछता है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। क्यों, दोनों ही पावरफुल है, दोनों ही पावरफुल है, उनमें दोनों में फाइट होगी, झगड़ा होगा, तो दोनों ही जीतेंगे, या दोनों ही हार जाएंगे, या तो दोनों ही जीत जाएंगे, या दोनों ही हार जाएंगे। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण करते, ध्यान रखना है चीज। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और बनता है, अम्लीय लवण, दूसरा है क्षारीय लवण, एक है अम्लीय लवण। भाई अभिक्रिया वही चलेगी उदासीनीकरणी, एक होगा अम्लीय लवण, दूसरा होगा क्षारीय लवण। अगर अम्ल प्रबल है, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर अम्ल प्रबल है और क्षार कैसा है आपका, दुर्बल है, क्षार कैसा आपका दुर्बल है, अम्ल प्रबल है क्षार दुर्बल है, तो लवण कैसे बनेंगे, अम्लीय। भाई जो पावरफुल होगा वो अपना वर्चस्व रखेगा, जो पावरफुल होगा उसी की चलती है। तो अम्ल प्रबल है और क्षार कैसा है दुर्बल, तो लवण कैसे होंगे, अम्लीय। अब इसका कैसा होगा बताओ, क्षार कैसे होंगे, यहाँ क्षार होगा आपका प्रबल और अम्ल कैसा होगा आपका दुर्बल, अम्ल लिख देती हूं। तो लवण कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। जब अम्ल प्रबल होगा तो लवण अम्लीय होंगे, जब क्षार प्रबल होगा तो लवण क्षारीय होंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के उदाहरण पूछता हो। क्या पूछता है आपसे, उदाहरण, कि अम्लीय लवणों का उदाहरण लिखिए, क्षारीय लवणों का उदाहरण लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, अम्लीय लवणों के उदाहरण लिखिए, या फिर 1.5 नंबर का भी आता है, आधा नंबर का एग्जाम्पल और आधे नंबर का ऐसे समझाना, सॉरी 1 नंबर का समझाना, 1.5 नंबर का भी आता है। तो अम्लीय लवण का उदाहरण बताना है। अम्लीय लवण कब बनेंगे, जब अम्ल क्या होगा, प्रबल होगा। अब प्रबल अम्ल का उदाहरण देखो, HCl क्या है आपका, प्रबल अम्ल है। HCl क्या है आपका, प्रबल अम्ल है। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है, प्रबल अम्ल का उदाहरण बताओ, तो आप HCl लिखोगे, ठीक है।
क्षार, ओ सॉरी, क्षार क्या ले रखा है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो NH3 होती है आपकी अमोनिया, मैंने 9th में भी समझाया था ये आप लोगों को। NH4 होता है अमोनियम, ये अमोनियम है और ये अमोनिया है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है। सिर्फ लिखने का फर्क है, आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है आपका, कोबाल्ट है क्या फर्क, बस लिखने का तरीका है। दोनों ओ बड़े हैं और यहाँ एक ओ छोटा है और सी क्या आपका बड़ा है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार का उदाहरण है, याद कर लो अभी। ये दुर्बल क्षार है, ठीक है। ये आपस में क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, NH4Cl प्लस, भाई लवण और जल तो बनाएंगे, ये तो सिंपल सी बात है। तो ये लवण कैसा होगा बताओ, अम्लीय, क्योंकि अम्ल कैसा है आपका, प्रबल, अम्लीय लवण है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पिछली बार अर्धवार्षिक में ये क्वेश्चन आया था, अर्धवार्षिक में, और कुछ ही बच्चों का सही था, ठीक है। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, चिल्लाओ मत रे। ये क्या है आपका अम्ल और ये क्या है आपका क्षार। ये कैसा है, दुर्बल अम्ल, दिख रहा है क्या नीचे से, दुर्बल अम्ल। और ये क्या है, प्रबल। अब इससे जो लवण बनेगा वो कैसा होगा आपका, क्षारीय लवण। कैसा बनेगा, CH3COO Na, और क्या बन जाएगा आपका, वाटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब अम्ल प्रबल होगा तो अम्लीय लवण। ये कैसा लवण है, क्षारीय लवण है। ये कैसा लवण है आपका, क्षारीय लवण है। इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना 2-3 बार, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल सिंपल सा समझाया है और थोड़ा सा समझाया है, थ्योरी अभी तक, ठीक है। तो ये था आपके प्रबल अम्ल कैसे बनेंगे, दुर्बल अम्ल कैसे बनेंगे, इसके उदाहरण। इनकी प्रैक्टिस करोगे घर पे, इनकी प्रैक्टिस करोगे तब ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा और देखते हैं, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या होता है, आप लोगों के कई बार क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ की हड्डी टूट जाती है, पैर की हड्डी टूट जाती है, तब प्लास्टर किया जाता है। तब क्या किया जाता है, प्लास्टर, ठीक है। तो किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी पढ़ेंगे अपन। तो देखो क्रिस्टलन जल क्या होता है, क्रिस्टलन जल। अब देखो मैं एक सूत्र लिख रही हूं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। मैंने क्या लिखा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें 10H2O लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये क्रिस्टलन जल है, क्रिस्टलन जल। कितना है इसमें, 10 ग्राम, 10 ml, जो भी जैसे भी है। तो इसको परिभाषित करने का भी पूछा जाता है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, लवण के इकाई सूत्र को लिखते समय, ये लवण है आपका, लवण के इकाई सूत्र को लिखते समय, लवण के इकाई सूत्र को लिखते समय जल के अणुओं की, जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है,
जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो देखो सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु किसके जुड़े हुए हैं? आपके जल के। तो ये क्या हो गया? क्रिस्टलन जल। ठीक है, अब दो उदाहरण है, इनको दिमाग में रखना ही रखना है। डायरेक्ट सूत्र पूछे जाते, एक तो आपका जिप्सम, एक आपका जिप्सम। इसको किस में मिलाया जाता है? आपके सीमेंट में। सीमेंट की जो ग्रेडिंग होती है, अलग अलग ग्रेड की सीमेंट होती है, वो निर्भर करती है जिप्सम पे। इससे क्या होता है? उसके जमने की जो कैपेसिटी होती है, कोई तो फटाफट पानी डालते जम जाती है, कोई धीरे धीरे सेट होती है। वो ग्रेडिंग किस पे डिपेंड करती है? जिप्सम पे। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4। याद करना है, ये सूत्र पूछा जाता है। 2H2O मतलब जल कितने हैं आपके? 2 अणु जल के हैं। नहीं, नेट रे आ गया। जिप्सम। तो ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर Ca की जगह आपने Cu कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे Ca और Cu में गड़बड़ करते हैं। CuSO4 दूसरा सूत्र है, ये जिप्सम का सूत्र है। CaSO4 ये जिप्सम का सूत्र। अगला बताऊंगी CuSO4। ठीक है, इस सूत्र को याद करना। दूसरा है फिटकरी। फिटकरी का नाम सुना होगा, फिटकरी भी बोलते हो आप लोग, एलम भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम एलम भी होता है। इसका सूत्र देखो, K2SO4 Al2SO4 24H2O। ये फिटकरी का सूत्र है। हाँ, ट्वाइस भी लगे, इसके ट्वाइस लगते हैं, 3 कैसे लगाते हैं? ये फिटकरी का सूत्र है, ये आपको याद करना है। ये पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। फिटकरी का सूत्र लिखो, तो आपको ये लिखना है। जिप्सम का सूत्र ये है, जिप्सम का सूत्र ये है। तो दोनों को आज आपकी ड्यूटी है, जो 4-5 सूत्र आए थे, जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैं इसका नाम लिख देती हूँ, ये याद करने हैं। अगर अपना भला चाहते हो तो याद करने हैं। और पता है आपको, इस बार आपका वैसे ही बहुत सारा नुकसान हो चुका है। अब और नुकसान नहीं करना, थोड़े से सूत्र है, याद कर लो। एक सूत्र ये रहा, एक ये रहा, ये और 4-5 और आए थे। 4 आए होंगे या 3 आए होंगे, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये बाकी अपन कल देखेंगे। और जो आपका